हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्योंकि ये आपको अकाउंटिंग का एक बेस देगा। आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ड्यूअल एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो द्विपक्ष की अवधारणा है, क्यों हर एक ट्रांज़ैक्शन के लिए 2-2 अकाउंट को इफ़ेक्ट क्यों करता है? क्यों हमारा बैलेंस शीट का टैली हमेशा इक्वल आता है? क्यों ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल आता है? ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत ये हम लोग सब पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको फोकस क्या करना है? इस लेखांकन समीकरण को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि द्विपक्ष की अवधारणा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आखिर में होता क्या है और उसका क्या इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में है। तो सबसे पहले समझते हैं द्विपक्ष की अवधारणा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितना भी व्यापारिक लेन देन होता है, जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है, जो मोनेटरी वैल्यूएबल हो, नॉन मोनेटरी का तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो मोनेटरी है तो हम देखते हैं कि उसको परफॉर्म करने वाले दो लोग मिनिमम तो होते ही हैं। एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। तो द्विपक्ष की अवधारणा क्या कहती है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी व्यावसायिक सौदे होते हैं, वो कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा एक साथ, और अधिकतम 3 अकाउंट हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि बिजनेस ने क्या किया। बिजनेस ने क्या किया कि 500 का गुड्स परचेज किया। अब आप देखिए ज़रा, जब बिजनेस ने परचेज किया तो बिजनेस के पास गुड्स क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है, गुड्स आ रहा है, इनकमिंग ऑफ द गुड्स। लेकिन उसके बदले में बिजनेस कुछ तो देगा, या तो इमीडिएट पे कर देगा, तो आप कैश या बैंक देखेंगे आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो कहता है मैं फ्यूचर में पे करूँगा, मीन्स वो क्रेडिट बाई करता है, तो फ्यूचर में एक लायबिलिटी क्रिएट होता है। दो इफेक्ट, एक तरफ बिजनेस में गुड्स का इनफ्लो हो रहा है और दूसरी तरफ देखेंगे या तो इमीडिएट कैश या बैंक कम हो रहा है, या फिर फ्यूचर में एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। यही है आपका द्विपक्ष की अवधारणा कि इसमें जितने भी व्यावसायिक सौदे होते हैं, हर एक सौदे का एटलीस्ट इफेक्ट होता है दो अकाउंट पर एक साथ। आगे हम समझते हैं कि अकाउंटिंग समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, ये फंक्शन कैसे करता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लेखांकन समीकरण यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और कैसे ये एक ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस करके दिखाता है। जैसे हम जानते हैं कि एक बिजनेस कुछ भी अगर रिसीव करता है तो कोई एक सोर्स होता होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप एक बिजनेस हैं, आप एक एंटिटी हैं और आपको 100 रुपीज़ किसी से लेना है, तो आप कहाँ से पैसा ले सकते हैं? तो आप आंसर दे सकते हैं कि एक तो अपने आप हम दे सकते हैं पैसा बिजनेस को, दूसरा बिजनेस बैंक से लोन कर सकता है, तीसरा बिजनेस किसी आउटसाइडर से लोन ले सकता है। ऐसे आपके पास कई सारे विकल्प, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो जाएंगे कि बिजनेस को जब कैश की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कई स्थान से, कई लोगों से वो फंड प्राप्त कर सकता है। तो जहाँ से वो प्राप्त करता है उसको रिसोर्स कहते हैं। वैसे जब बिजनेस को कोई फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहला उसका जो सोर्स होता है, पहला उसको जो प्रोवाइडर होता है, पहला जो उसको देने वाला होता है, वो होता है बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि बिना बिजनेसमैन के बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही बेकार है। कभी बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता है, कभी बिजनेस रन कर ही नहीं सकता है। तो आप देखें अगर कि एक बिजनेस ने अपने बिजनेसमैन यानी अपने ओनर या इक्विटी शेयर होल्डर से
कुछ रिसीव करता है तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया या बैंक आया। दूसरी बात वहीं साथ ही साथ देखेंगे कि एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, एक लायबिलिटी इक्विटी के फॉर्म में क्रिएट हो गई, या उसी को हम कहें एक लायबिलिटी पेयर के नाम पर, जो गिवर के नाम पर क्रिएट हो गई, क्योंकि गिवर ने आपको कुछ दिया और आपने उसे रिसीव किया। मतलब ट्रांजेक्शन एक, लेकिन उसके इफेक्ट दो दिखे। एक तो आपका कैश बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। एसेट इंक्रीज कर गया, साथ ही साथ लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। अकाउंटिंग क्वेश्चन को समझने के लिए आपको हमेशा एक लिब्रा याद रखना पड़ेगा, तराजू याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तराजू के दोनों जो पलड़े होते हैं वो हमेशा बराबर जब होते हैं तो हम मानते हैं कि इसका मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। वैसे ही अकाउंटिंग क्वेश्चन बताता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के जो इफेक्ट होते हैं वो तो एसेट्स पे भी होता है और लायबिलिटी पे भी होता है। अगर देखें एसेट्स और लायबिलिटी दोनों पे होता है तो इस प्रकार से अकाउंटिंग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि आपका जो सम आएगा दोनों साइड का वो हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, आगे हम लोग इसे एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू ट्रांजैक्शंस को कैसे हम लोग शो कर सकते हैं, कैसे ये जान सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन कैसे एसेट्स पर या लायबिलिटीज़ पर या एक एसेट्स को इंक्रीज करके दूसरे एसेट्स को डिक्रीज कर देता है, या एक एसेट्स को इंक्रीज करता है तो दूसरी ओर उसी समय एक लायबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। आइए चलकर देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं और इसे थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं ताकि आगे आपको कोई इशू न आए। बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। ये एग्जाम्पल ये क्लैरिफाई कर देगा कि ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एप्लीकेबल होता है। हम यह जान पाएंगे कि क्यों एक ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को एक साथ अफेक्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आगे जनरल एंट्री आप सीखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक डेबिट होता है, उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, या एक क्रेडिट से एक डेबिट जरूर आता है। मतलब यह कि एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करता ही करता है। इसका कारण हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल कहता है कि राम जो एक व्यापारी है, राम ने क्या किया, 10,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। अब इसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने से हमें पता चल पाएगा कि आखिर में ये किसको हिट कर रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि व्यापारी से, व्यापारी कौन यहाँ पर है, व्यापारी राम है, राम से 10,000 रुपये प्राप्त कर रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको फोकस कीजिएगा, इसको इम्बाइब कर लीजिएगा, अडॉप्ट कर लीजिएगा कि अगर आपने राम बनकर सोचना शुरू किया तो आप मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन गलत होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि व्यापार व्यापारी से एकदम सेपरेट होता है, पृथक होता है, और जो भी व्यापारिक सौदे होते हैं उसका लेखांकन, उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा व्यापार की पुस्तक में होता है। जहां आप व्यापारी के पास गए तहां आप ये मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन गलत होने जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेस पे यह जानेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो व्यापार के अंदर हो रहा है, व्यापारी से हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। चलते विश्लेषण पर। व्यापारी से, व्यापारी मतलब राम से 10,000 रुपये प्राप्त कर रहा है। अब चेक कीजिए क्या इसका इफेक्ट कहीं पे हो रहा है। व्यापार में 10,000 रुपया आ रहा है, नगद आने से व्यापार का रोकड़ बढ़ेगा। जब व्यापार का रोकड़ बढ़ेगा तो उस केस में व्यापार की संपत्ति
नगद के माध्यम से, कैश के माध्यम से इंक्रीज कर जाएगी। आप देख रहे हैं जो सौदा व्यापारी और व्यापार के बीच में हुआ उसका पहला इफेक्ट हुआ कि व्यापार का एसेट इंक्रीज किया कैश के फॉर्म में। अब दूसरे पक्ष को सोचते हैं। दूसरा पक्ष क्या है कि आखिर में व्यापार पैसा किससे पा रहा है? उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो जिसने व्यापार शुरू किया उससे पैसा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जब भी उसे फ्यूचर में कभी नीड होगी, लोन के रूप में, गुड्स के रूप में, क्रेडिट बेस पे गुड्स लेने के रूप में, तो हमेशा वो आउटसाइडर को देखेगा। तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। देखा जाए तो दोनों ही व्यापार के लिए लायबिलिटी ही है, चाहे वो कैपिटल हो तो भी लायबिलिटी है और लायबिलिटी ऑलरेडी लायबिलिटी है। तो आखिर में दो पार्ट क्यों किया गया है? क्योंकि जो आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि मालिक के लिए दो अकाउंट हम लोग स्पेशली प्रिपेयर करते हैं। जब कभी ओनर्स बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस करता है तो उससे उसका कैपिटल इंक्रीज करता है, तो हमने एक अकाउंट बनाया कैपिटल। दूसरा बनाया ड्रॉइंग्स, जब वो विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को अफेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि जब मालिक यानी व्यापार में राम पैसा दे रहा है, व्यापार पैसा प्राप्त कर रहा है, तो फ्यूचर में एक एजम्पशन ले लेते हैं कि अगर बिजनेस बंद होता है तो वो पैसा बिजनेस को वापस करना पड़ेगा। इस प्रकार देखें कि व्यापार के पास एक लायबिलिटी गिवर के रूप में आ रहा है जो कि वो उसे फ्यूचर में वापस करेगा। तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि ऊपर देखा जो पहला इम्पैक्ट हुआ, कैश इंक्रीज किया, एसेट इंक्रीज कर गया आपका। दूसरा क्या हुआ? दूसरा लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। किस फॉर्म में? कैपिटल के फॉर्म में लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि दो इम्पैक्ट हुआ, एक एसेट इंक्रीज कर गया और दूसरा क्या हुआ? लायबिलिटी आपका इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों का बैलेंस इक्वल कैसे हुआ। जब आप एसेट इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो चेक करेंगे दोनों का सम क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। बच्चों, इस ट्रांजैक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में इस प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में एसेट होगा तो कैश एसेट का पार्ट हुआ। आपने देखा कि कैश हमने 10,000 रिसीव किया, हमने मतलब बिजनेस ने रिसीव किया, तो कैश 10,000 रिसीव किया। उसी के साथ साथ एक लायबिलिटी कैपिटल के फॉर्म में 10,000 इंक्रीज कर गया। हम लोग कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन एक एसेट को इंक्रीज किया, उसी समय उसने एक कैपिटल को भी इंक्रीज किया। दो इफेक्ट हो गया ना। इसी प्रकार आगे भी आप देखेंगे कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे वो कम से कम दो इम्पैक्ट तो देंगे ही देंगे, दो अकाउंट को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार से एसेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल आ जाता है। अब आपको क्या समझना यहाँ पे है? आपको समझना है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हुआ, आपको समझना है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हुआ और अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे फंक्शन करता है। यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार कोई डाउट आपके दिमाग में आता है, आपके मन में कोई प्रश्न आता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सेम डे में विथ एग्जाम्पल आपको उसे वापस भेज दूँ। जय हिंद।